गुड मॉर्निंग इंडिया एंड पाकिस्तान, नमस्ते लंदन एंड अमेरिका और पूरी दुनिया को मेरा सलाम। आज हम बात करेंगे भूटान के बारे में। अगर मैं आपको यह बात बोलूंगा कि भूटान अगला भारत का राज्य बनने वाला है तो आप क्या विश्वास करेंगे? क्या बात कर रहे हैं? देखिए, आजादी के समय हमारे पास एक ऑप्शन था कि जिसमें भूटान हमारा एक राज्य बन सकता है, बल्कि नेहरू जी की रुचि कुछ और थी। वो भारतीय क्षेत्र को बढ़ाने की बजाय उनको घटाने की कोशिश किया करते थे। उन्हें सबसे ज्यादा भारत का हिस्सा बनाने की अपेक्षा उन्हें देने के लिए हमेशा अग्रसर रहते थे। तो हम भाई साहब क्या कर सकते हैं? लेकिन 70 साल बाद यही अटकलें वापस से लगाई जा रही है। सिक्किम की तरह भूटान भी भारत का अगला राज्य हो सकता है। ऐसी अटकलें इसलिए लगाई जा रही है कि पिछले कुछ महीनों के अंदर भूटान की नजदीकियां भारत की ओर कुछ ज्यादा ही देखने मिल रही है। दरअसल पिछले एक महीने के अंदर भूटान के प्रधानमंत्री ना जाने कितनी बार भारत की ओर दौरा कर चुके हैं। भूटान के प्रधानमंत्री अब यह बात ओपनली बोल रहे हैं कि भारत उनका एक गढ़ है। The better question would be, how did India mold me to serve my country? और वे कभी कभी मोदी जी को अपना बड़ा भाई और गुरु तक बोल देते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मेरे बड़े भाई। इतना ही नहीं, भूटान ने कई चीनी संस्थाओं को खारिज भी कर दिया और चीनी कंपनियों से दूरियां भी बना ली है। तो सवाल आखिर यह उठता है कि भूटान की नजदीकियां भारत के साथ आखिर क्यों बढ़ रही है और भूटान भारत के साथ इतनी नजदीकियां आखिर क्यों बढ़ा रहा है? क्या ये चीजें सचमुच संभव हो सकती है? भूटान भी सिक्किम की तरह भारत का अगला राज्य बन जाएगा? यदि अगर हाँ है तो क्या भारत सचमुच भूटान का विलय भारत के अंदर कर लेगा? और आखिर इसका प्रभाव क्या होगा? और लगातार लोग सोशल मीडिया पर यह बात बोल रहे हैं कि भूटान का विलय भारत में हो जाना चाहिए। अब ये बात कितनी ज्यादा सत्य है, इसे समझने के लिए हमें सबसे पहले 1975 के अंदर सिक्किम भारत का कैसा राज्य बना होगा उसके बारे में हमें थोड़ा बात करनी होगी। 18वीं शताब्दी के प्रारंभ के काल के अंदर सिक्किम, भूटान और नेपाल ये सारे क्षेत्र तिब्बत के अंदर ही शामिल हुआ करते थे। कई स्वतंत्र राजा इनके ऊपर राज किया करते थे और वही राजा अपने व्यापार व स्वतंत्रता के लिए इन क्षेत्र की सीमाओं के ऊपर लगातार आक्रमण किया करते थे। इस राजनीतिक अस्थिरता के कारण सिक्किम के ऊपर काफी असर पड़ा था और सिक्किम धीरे धीरे सिकुड़ने लगा था। और सिक्किम एक छोटा सा बौद्ध राज्य था जिसकी स्थापना 1642 में फुनत्योंग नामक के राजा ने की थी। क्योंकि सिक्किम एक बहुत ही छोटा क्षेत्र था, तब इस पर कभी तिब्बत के लोग इस पर नियंत्रण करने की कोशिश करते थे तो कभी नेपाल के लोग इस पर नियंत्रण करने की कोशिश किया करते थे। 1975 में और 1978 के बीच के अंदर गोरखा सेना ने सिक्किम के ऊपर आक्रमण कर दिया गया था, जिसके एक बहुत ही बड़े क्षेत्र के ऊपर कब्जा कर लिया गया था, जिसे हम दार्जिलिंग और कलम्पिको के नाम से जानते हैं। बस इसी कारण से सिक्किम के राजा को चोलियांगो कहा जाता है। तिब्बत के लोगों को भगाने के लिए उन्होंने दलाई लामा की सेना से मदद मांगी थी और उसी समय तिब्बत ने नेपाल की सेना को पीछे धकेलने की कोशिश की थी, लेकिन वो असफल रही। फिर उन्होंने भारत से मदद मांगी थी और भारत ने सिक्किम के राजा के प्रदर्शनकारियों से बचाने के लिए अपनी सेना को तुरंत वहीं पर पोस्टिंग कर दिया गया था। और जैसे जैसे ये मामला लगातार सुलझने लगा हुआ था तो सिक्किम के राजा को वहां पर लोकतांत्रिक अपनाने की बात को लेकर और वहां पर चुनाव कराने की बात को कही जाने लगी थी, जिसके बाद 1974 के अंदर सिक्किम के अंदर पहला चुनाव करवाया गया था और यह दल हमेशा से ही भारत के पक्ष में रहा था। और वहां पर कांग्रेस राज्य की जीत होने के बाद वहां पर जनमत संग्रह भी करवाया गया था, जिसमें 97.5% लोगों ने जनमत संग्रह में मत दिया था कि वह भारत के अंदर विलय होना चाहते हैं और उनका यह मानना था कि भारत का संरक्षण उनको पिता के समान ही एक सुरक्षा प्रदान करेगा। जिसके बाद सिक्किम को भारत का 22वां राज्य का दर्जा देना पड़ा था। भूटान की स्थिति भी सिक्किम की तरह ही बिल्कुल मिलती जुलती दिखाई देती है। जहाँ सिक्किम एक भारत का राज्य के अंदर विलय हो चुका था तो वहीं भूटान एक देश के रूप में अलग हो चुका था। आप सब लोगों को यह जानकारी जानकर कैसा लगा? आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर जवाब दीजिए। क्या भूटान को भारत के अंदर विलय होना चाहिए या नहीं? ये भी बात आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर जवाब दीजिए और इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखे। जय हिंद, जय भारत।